नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें हम लोगों को एक इंस्ट्रूमेंट भी स्टडी करना है। हालांकि वो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज पहले कर चुके हैं करंट वाले चैप्टर में, बट उसका कंस्ट्रक्शन, उसका प्रिंसिपल इस चैप्टर के लिए छूटा हुआ था। तो नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर बोलो या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बोलो, एक ही बात है। और ये वही गैल्वेनोमीटर है जो हम लोगों ने व्हीट स्टोन ब्रिज में भी यूज किया था, पोस्ट ऑफिस बॉक्स में भी यूज किया था, पोटेंशियोमीटर में भी यूज हुआ था। ठीक है ना। अगर तुम्हें याद हो तो इस गैल्वेनोमीटर की प्रॉपर्टी ये थी कि अगर इसमें जो कोई भी करंट पास हो रहा है तो इसका जो डिफ्लेक्शन आता है एंगल थीटा, वो डिफ्लेक्शन उसके करंट के प्रोपोर्शनल होता है। मैंने बोला था कि ये कैसे होता है ये हम बाद में स्टडी करेंगे, तो अभी हम लोग देखेंगे इसमें, और इसका कंस्ट्रक्शन देखना है हमको। ठीक है ना। एंगल जो डिफ्लेक्ट हो रहा है वो करंट पे कैसे डिपेंड कर रहा है, और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो और किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना। और ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है ये बोर्ड में भी है, तो इसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम ये सब बोर्ड में भी आता है कभी कभी। तो देखो समझाने के लिए तो मेरे पास थोड़ा अच्छा डायग्राम है, 3D फिगर है। ठीक है, बाकी कॉपी में तुम कौन सा ड्रॉ करोगे वो मैं बता दूंगा अभी। ठीक है। कॉपी में तुम ये सिंपली लेफ्ट वाला फिगर बना सकते हो। ठीक है। बट एक्चुअल में कैसा है ये गैल्वेनोमीटर, वो तुम्हें ये राइट वाले पार्ट में नजर आएगा। देखो समझना इसमें क्या क्या है। देखो सबसे पहले तो इसमें ये दो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मतलब एक परमानेंट मैग्नेट है, एक मैग्नेटिक फील्ड हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। और ये जो नॉर्थ और साउथ पोल है इनके बीच में हमने ये एक सिलेंड्रिकल आर्मेचर बोलते हैं इसको, सिलेंड्रिकल आर्मेचर। ये एक तरह का क्या होता है, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर होता है। ये दिख रहा है यहाँ पे इस वाले फिगर में, ये एक सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है, और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में है ये। ठीक है। अच्छा, ये जो फिगर बना हुआ है ये यहाँ से थोड़ा ब्रेक कर रखा है। ब्रेक इसलिए कर रखा है जिससे हमको दिखाई देगी उसके अंदर क्या है, नहीं तो पूरा कवर्ड हो जाएगा। वो टूटा हुआ नहीं है। ठीक है ना। मतलब ये कंप्लीट फिगर है, ये पूरा नॉर्थ पोल ऐसे आ रहा होगा यहाँ से, और ये इसी तरह से ये पूरा साउथ पोल आ रहा है। मतलब ये जो मैग्नेट है, तुम ध्यान से देखोगे तो ये मैग्नेट थोड़ा अलग टाइप का है। मतलब इसका जो इनर सरफेस है मैग्नेट का वो सिलेंड्रिकल सरफेस जैसा है, और उसके बीच में ये एक सिलेंडर है, इसको बोल रहे हैं सॉफ्ट आयरन सिलेंडर। सॉफ्ट आयरन हम इसलिए यूज करते हैं जिससे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पहले से जो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्रिएट कर रहे हैं, सॉफ्ट आयरन रखने से क्या होगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड और इंक्रीज हो जाएगा और इनहेंस हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने के लिए हम लोग सॉफ्ट आयरन सिलेंडर यूज कर रहे हैं। और इस सॉफ्ट आयरन सिलेंडर के ऊपर ये हमने एक कॉइल लपेटी हुई है। ध्यान से देखो तो इस फिगर में भी ये कॉइल दिख रही है। मतलब जिस वायर में करंट फ्लो होगा उस वायर को हमने इसमें लपेटा हुआ है। तो एक तरह से क्या है कि ये करंट कैरिंग कॉइल बनेगा, करंट कैरिंग कॉइल केप्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जब ये कॉइल से करंट पास होगा तो उसमें म्यू क्रॉस बी का टॉर्क लगेगा। अच्छा, इस कॉइल से ध्यान से देखो तो ये नीडल अटैच है, तो ये नीडल क्या होगी, ये नीडल इधर से डिफ्लेक्ट होगी। अब ऐसा तो नहीं है ना कि डिफ्लेक्ट हो तो ये डिफ्लेक्ट होती ही चली जाए, तो हमें तो इसको रोकना होगा। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो ऊपर बना हुआ है, एक स्प्रिंग ऊपर लगा हुआ है, एक स्प्रिंग नीचे लगा हुआ है, और ये जो है ये स्पाइरल स्प्रिंग होता है। स्पाइरल स्प्रिंग तुमने कहाँ देखा होगा, कहीं देखा है? मतलब एक तो नॉर्मल स्प्रिंग है, ये नॉर्मल स्प्रिंग है जो तुमने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है, और एक है स्पाइरल स्प्रिंग। स्पाइरल स्प्रिंग इस तरह का होगा। तो स्पाइरल स्प्रिंग कहीं देखा है? क्यों भाई? ये सर कार आता। जैसे वो टॉयज वगैरह होते हैं ना पुराने, थोड़े से जो कीज होते हैं, उसमें कीज घुमाते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो वो एक तरह से स्पाइरल स्प्रिंग ही है वो। ठीक है ना। तो क्या होगा कि एक टॉर्क लगाएगा मैग्नेट, और एक टॉर्क लगाएगा ये स्पाइरल स्प्रिंग, तो जहां पे ये दोनों टॉर्क बैलेंस होंगे वहां पे ये नीडल जाके रुक जाएगी। ठीक है ना। तो बेसिक कंस्ट्रक्शन तो यही है इसका। तो तुम्हें कॉपी में ड्रॉ करना है तो ये वाला फिगर ड्रॉ कर सकते हो, समझने के लिए मैंने यहाँ पे ये और ले लिया फिगर। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें समझते हैं क्या क्या है चीजें। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क is produced when current I flows
थ्रू द कॉइल, ठीक है। और हम एज्यूम कर लेते हैं कि द कॉइल हैज n टर्न्स एंड कॉइल एरिया इज कैपिटल ए। तो ये बताओगे कि कॉइल का म्यू कितना बनेगा? तो कॉइल का म्यू हम लोग क्या एन आई ए लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड अगर लिखें तो। और टॉर्क को हम लोग क्या लिखेंगे? तो इस टॉर्क को हम लोग बोल रहे हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, एंड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू म्यू क्रॉस बी। तो ये आ जाएगा यहां से, मैग्नीट्यूड लिखें अगर केवल, तो ये आएगा एन आई ए बी साइन थीटा। और थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, या ऐसे बोल सकते हैं एंगल बिटवीन म्यू वेक्टर एंड बी वेक्टर। याद है ना? अब देखो, अब यहाँ पे एक खास बात और है, और वो खास बात है इस एंगल थीटा में, ठीक है। जो ये मैग्नेट लिए गए हैं, the magnets are selected such that for all positions of coil, angle between mu vector and b vector is ऑलवेज 90 डिग्री, ठीक है। और आगे लिख सकते हैं कि सच मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड देखो है क्या, ये जो मैग्नेट लिए गए हैं, ये मैग्नेट तुमने देखा कि सीधे सीधे मैग्नेट नहीं है, मतलब मैग्नेट का जो फेस है वो सिलेंड्रिकल सरफेस है। तो वो सिलेंड्रिकल सरफेस इसलिए लिया हुआ है, देखेंगे हम लोग कि उसकी वजह से क्या होगा कि म्यू और बी के बीच का जो एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री रहेगा। अच्छा, हमेशा 90 डिग्री रहने से क्या होगा कि ये जो साइन थीटा वाला टर्म है, ये साइन थीटा वाला टर्म ये हमेशा 1 रहेगा। तो होगा क्या, ये जो टॉर्क है ये सिर्फ करंट पे डिपेंडेंट आएगा। अदरवाइज क्या होगा कि करंट के साथ साथ एंगल पे भी डिपेंड करेगा कि उस कॉइल के घूमने के बाद टॉर्क बदल जाएगा। तो अभी क्या होगा कि अगर कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, एंगल थीटा हमें इस तरह से मेंटेन करना है कि वो हमेशा 90 रहे, तो टॉर्क जो होगा वो हमेशा थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। अब ऐसा पॉसिबल कैसे होगा? तो ऐसे फील्ड को ही हम लोग बोलते हैं रेडियल फील्ड, ठीक है। तो ये एक डायग्राम तुम और बना सकते हो, ठीक है। पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा क्रॉप कर देते हैं, केवल इतना पार्ट समझने के लिए। ये देखो, तो ये जो फील्ड लिया गया है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से है कि कॉइल किसी भी पोजीशन में हो, जैसे देखो ये कॉइल की पोजीशन है, तो अब तुम ध्यान से देखो इस कॉइल की पोजीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड काउंट का होगा, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड काउंट होगा, और इस कॉइल का म्यू वेक्टर जो है वो इधर की तरफ होगा। तो कॉइल की किसी भी पोजीशन के लिए तुम ध्यान से देखोगे तो म्यू वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों के बीच में हमेशा एंगल कैसा रहेगा? 90। मतलब अगर कॉइल घूमेगी, कॉइल घूम के अगर सीधे हो जाती है, तो अगर मान लो कि कॉइल इस तरह से हो जाती है, तो अगर ये कॉइल हो गई तो कॉइल का म्यू वेक्टर इधर आएगा, तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड काउंट होगा वो ये वाला काउंट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो अगेन इन दोनों के बीच में एंगल हमेशा कैसा रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। तो ये जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लिया हुआ है, यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं, तो इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का काम यही है कि वो हमेशा 90 डिग्री एंगल इंश्योर करेगा। तो ये बात इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, ठीक है ना। तो ये नोट भी कर लेना और ये डायग्राम जरूर बना लेना, ठीक है ना। ये कई बार छोटा सा क्वेश्चन पूछ देते हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का क्या यूज है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का यूज यही है जिससे कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो सिर्फ करंट पे डिपेंड करे। हेंस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डिपेंड्स ओनली ऑन करंट flowing through the coil। तो यहां से हम लोग सकते हैं टॉर्क डिफ्लेक्टिंग की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू एन ए बी
कांस्टेंट है और इनटू आई, तो एक तरह से ये करंट आई के प्रोपोर्शनल हो गया। इसको यहीं तक छोड़ दो। पहले यहां तक बताओ सिचुएशन क्लियर है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. सिंपली कॉइल में करंट पास हो रहा है, तो देयर इज अ करंट कैरिंग कॉइल विच इज केप्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और करंट कैरिंग कॉइल जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी होगी तो उसके ऊपर म्यू क्रॉस बी का टॉर्क लगेगा। उस टॉर्क की वजह से वो पूरा का पूरा कॉइल घूमेगा, कॉइल के साथ साथ वो बीच में जो सिलेंडर है वो पूरा का पूरा सिलेंडर घूमेगा। ठीक है ना, तो वो जो सिलेंडर घूमने के बाद एंगल चेंज होगा, तो हमने यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इसीलिए लिया हुआ है जिससे कि एंगल थीटा हमेशा 90 डिग्री रहे। ठीक है ना, फिगर चाहो तो एक बार फिर से ये देख लो। ये जो मैग्नेट दिए हुए हैं ये इस टाइप के मैग्नेट है, ये मैग्नेट की बाउंड्री हो गई। ऐसे ही मैग्नेट इधर भी होगा, इस तरह से ये पूरा रहेगा 3D में। ठीक है, तो वो जो बीच में कॉइल है, एक तो है आर्मेचर, ये है सिलेंड्रिकल आर्मेचर, इसको सॉफ्ट आयरन सिलेंडर बोल सकते हैं। और इस सॉफ्ट आयरन सिलेंडर के ऊपर ये कॉइल लपेटी हुई है, दिख रही है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया नॉर्थ टू साउथ, यानी बी वेक्टर हो गया इधर की तरफ, और इस कॉइल का म्यू वेक्टर हो गया इधर की तरफ। तो जब इस कॉइल में से करंट पास होगा तो इस पे म्यू क्रॉस बी का टॉर्क लगेगा, तो म्यू क्रॉस बी का टॉर्क की वजह से ये जो नीडल है वो इधर की तरफ घूमेगी। अब जब नीडल इधर घूमेगी तो ये जो ऊपर स्पाइरल स्प्रिंग कनेक्टेड है, यानी ये वाली असेंबली स्पाइरल स्प्रिंग, तो ये स्पाइरल स्प्रिंग भी ट्विस्ट होगा। तो ये स्पाइरल स्प्रिंग और नॉर्मल स्प्रिंग, नॉर्मल स्प्रिंग में क्या होता है कि जब हम उसको खींचते हैं तो फोर्स प्रोड्यूस होता है। स्पाइरल स्प्रिंग को जब हम ट्विस्ट करेंगे तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा। नॉर्मल स्प्रिंग में फोर्स प्रोड्यूस होता है kx, उसी तरह से स्पाइरल स्प्रिंग में जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसको लिखेंगे सी थीटा। टॉर्जनल कांस्टेंट सुना होगा तुमने, एसएचएम में कहीं आया होगा, जब वायर को ट्विस्ट करके Yes, sir. ऑसिलेशन कराते हैं, तो वही यहाँ पे भी है। अगर इस स्प्रिंग का हमको टॉर्जनल कांस्टेंट दिया होगा तो अगर इसको हम थीटा रोटेट करेंगे तो ये सी थीटा का टॉर्क लगाएगी। तो जब ये नीडल रोटेट होगी तो नीडल रोटेट होने के साथ साथ ये स्पाइरल स्प्रिंग रोटेट होगी, तो कहीं एक ऐसी पोजीशन आएगी जहां पे स्प्रिंग का टॉर्क और म्यू क्रॉस बी का टॉर्क, ये दोनों टॉर्क बैलेंस हो जाएंगे। तो जहां बैलेंस होंगे वहां से हमको करंट मिल जाएगा देखने को। मेन मेन बातें ये हैं, बाकी तो सब पूरा दिया ही हुआ है इसमें। ठीक है ना। Yes, sir. अब इसमें नीचे लिख सकते हैं, नाउ व्हेन coil assembly rotates, spiral spring also rotates and deflecting torque is counterbalanced by बैलेंसिंग टॉर्क। ठीक है, तो इफ कॉइल रोटेट्स बाय थीटा, ठीक है, तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं बैलेंसिंग टॉर्क। तो बैलेंसिंग टॉर्क की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं सी थीटा। ठीक है, जहां सी क्या है, सी एक तरह से हो जाएगा, इसको हम लोग टॉर्जनल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, टॉर्जनल कांस्टेंट, या फिर एंगुलर स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, एंगुलर स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये हो गया बैलेंसिंग टॉर्क। तो जब दोनों टॉर्क बैलेंस होंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो यहां से आ जाएगा एन ए बी इंटू आई इज इक्वल टू सी थीटा। तो यहां से अगर हम लोग थीटा निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी एन ए बी अपॉन सी और इंटू आई। तो यहां से हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर पढ़ना स्टार्ट किया था, वहां बोला था ना कि थीटा जो होगा वो आई के प्रोपोर्शनल होगा। तो अभी क्लियर है कैसे है, बस छोटा सा सिंपल है, बस सीधा सीधा इतना ही है। एक टॉर्क है म्यू क्रॉस बी जो प्रोड्यूस कर रहा है, और एक टॉर्क है जो स्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है। दोनों जहां बैलेंस हो जाएंगे वहां पे वो नीडल रुक जाएगी। ठीक है ना। इधर जो पॉइंट मैंने बताया ये थोड़ा अलग पॉइंट है, ये ध्यान रखना कि व्हाट इज यूज ऑफ यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमको ये कांस्टेंट भी मिल गया,
और ये ध्यान से देखो तो कांस्टेंट किस बात पे डिपेंड कर रहा है, इसको हम K से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये कांस्टेंट जो है ये N यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, A यानी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉइल, और B यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, और C हो जाएगा उसका स्टिफनेस। तो यहाँ पे हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, दो चीजें डिफाइन होंगी यहाँ पे, नीचे लिखना नोट करके। इसमें पहला पॉइंट है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी, देखो सेंसिटिविटी क्या होती है, व्हाट इज सेंसिटिविटी? किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी का मतलब ये हुआ आउटपुट अपॉन इनपुट, सिंपल समझो। सेंसिटिविटी का मतलब ये है, जैसे बोलते नहीं कि बहुत सेंसिटिव हो, बहुत सेंसिटिव हो का मतलब ये है कि जरा सा भी कुछ हुआ तो बहुत ज्यादा रिपरकरेशन आ गए, मतलब जो आउटपुट है वो ज्यादा आया, इनपुट कम है। तो इंस्ट्रूमेंट भी हम लोग चाहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो सेंसिटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा सा भी करंट फ्लो हो तो इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्शन ज्यादा नजर आए। ऐसा ना हो कि ज्यादा करंट पास हो रहा है और डिफ्लेक्शन थोड़ा सा आ रहा है, तो वो इंस्ट्रूमेंट होगा लेस सेंसिटिव। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्या होना चाहिए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी हाई होनी चाहिए। सेंसिटिविटी जनरल वर्ड है, सेंसिटिविटी का सिंपल मतलब है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो इस केस में गैल्वेनोमीटर में बताओगे कि आउटपुट क्या है? सेंसिटिविटी को हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट। तो गैल्वेनोमीटर में इनपुट तो करंट है, आउटपुट क्या है? तो तुम देखो कि आउटपुट है Deflection. एंगल थीटा। आउटपुट मतलब हमको क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है एंगल थीटा, तो थीटा इज आउटपुट एंड इनपुट इज आई। तो थीटा अपॉन आई का मतलब ये हुआ इस इंस्ट्रूमेंट की करंट सेंसिटिविटी हो गई एन ए बी अपॉन सी। और ये करंट सेंसिटिविटी तब लिखेंगे हम लोग व्हेन गैल्वेनोमीटर is used as an emitter। ठीक है, तो अगर हमें करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी हो तो क्या कर सकते हैं? टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी, टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी N, A, B can be increased and C can be decreased। ठीक है ना, याद रहेगा। ये तो हो गया करंट सेंसिटिविटी। बट हमको मालूम है कि जो गैल्वेनोमीटर है ये वोल्ट मीटर की तरह भी काम कर सकता है। तो जब ये वोल्ट मीटर की तरह काम करेगा तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी व्हेन गैल्वेनोमीटर is used as a voltmeter। तो इस केस में बताओ कि व्हाट इज आउटपुट, व्हाट इज इनपुट? आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट तो यहां भी थीटा ही होगा, लेकिन इनपुट जो होगा इस बार पोटेंशियल डिफरेंस होगा इनपुट, वोल्टेज एक तरह से इनपुट होगा इस बार। और वोल्टेज को अगर हम लोग करंट के फॉर्म में लिखें तो क्या इसको हम लोग आई आर लिख सकते हैं? आर क्या बनेगा? आर इज रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। ये वही कॉइल है जिसके रेजिस्टेंस को हम लोग जी लिखते थे गैल्वेनोमीटर में। तो थीटा अपॉन आई की वैल्यू अगर डालें यहाँ पे तो ये आ जाएगा एन ए बी अपॉन सी इंटू आर। तो फिर से बताओगे कि टू इंक्रीज वोल्टेज सेंसिटिविटी हमें क्या क्या कर सकते हैं? टू इंक्रीज वोल्टेज सेंसिटिविटी, हाँ क्या क्या इंक्रीज कर सकते हैं? इस केस में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और बी को हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और सी को हम डिक्रीज कर सकते हैं। ये ध्यान रखना। इसमें से मैंने एन हटा दिया है, बताओगे क्यों? नंबर ऑफ टर्न्स पे वोल्टेज सेंसिटिविटी डिपेंड नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। हाँ, क्योंकि अगर मान लो हम वो नंबर ऑफ टर्न्स डबल करेंगे, मतलब कॉइल की 2 टर्न लगा देंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा ना। तो N अपॉन आर जो है वो एक तरह से कांस्टेंट रहेगा। N अपॉन आर जो है ये कांस्टेंट रहेगा। तो ये छोटी सी बात है, ध्यान रखना, भूल ना जाना।
ठीक है, बस इतना ही है इसमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इज सिंपली व्हेन अ कॉइल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड there is a torque acting on coil and this torque is balanced by counterbalanced by a spiral spring which produces balancing torque। बस सिंपल इतना लिख सकते हो, इक्वेशंस लिख देना, बैलेंस कर देना। ठीक है, देखो इस पे क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो छोटा सा क्वेश्चन है, करो। सीधा देखो, फॉर्मूला बेस्ड है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज 100 टर्न्स, कैपिटल एन की वैल्यू 100 हो गई। हर एक टर्न का एरिया दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड दिया है 0.01 टेस्ला and the coil rotates by 0.05 radian when a current is 10 milliampere is passed through it। तो यूज कर लेते हैं, यूजिंग थीटा इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन सी और इंटू आई, बस वैल्यू रख दो। थीटा तो रेडियन में ही जाएगा, एन हो जाएगा 100, एरिया हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁴, बी की जगह 0.01 अपॉन सी की जगह हो जाएगा, सी निकालना है हमको, देखो, और करंट की जगह 10 मिली एम्पियर, तो 10⁻⁻² हो जाएगा। कितना आता है यहां से? 0.4 आता है। यूनिट क्या बनेगा इसका, टॉर्जनल कांस्टेंट का? टॉर्जनल कांस्टेंट का यूनिट क्या बनेगा? टॉर्क होता है सी थीटा, तो टॉर्क को लिखते हैं न्यूटन पर मीटर, तो न्यूटन पर मीटर पर रेडियन बोल सकते हैं। ठीक है ना, आ रहा है सभी कहिए? Yes. ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, लास्ट वाले में 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ आ रहा होगा। Yes, sir. Yes, sir. 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴। देखो इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर टॉर्क ऑन कॉइल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज टाउ इज इक्वल टू के इंटू आई। ठीक है, आपको मालूम है के इज अ कांस्टेंट, रेक्टेंगुलर कॉइल गैल्वेनोमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो ये सब दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमसे पूछा हुआ है के इन गिवन पैरामीटर्स क्या होगा, तो टॉर्क की वैल्यू हमको मालूम है क्या होती है, टॉर्क की वैल्यू होती है म्यू इंटू बी, तो इसको लिख सकते हैं एन आई ए बी, तो ये आ जाएगा एक तरह से एन ए बी इंटू आई। तो ये जो क्वेश्चन में के लिखा हुआ है वो ये एन ए बी की वैल्यू हो गई। तो पहला पार्ट तो यही है, कर लिया होगा। ठीक, फिर बी पार्ट में कह रहा है इफ फॉर अ करंट आई नॉट डिफ्लेक्शन इज π/2 फाइंड आउट टॉर्जनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। तो टॉर्जनल कांस्टेंट के लिए हम लोग लिखते हैं सी थीटा इज इक्वल टू एन ए बी इंटू आई, तो यहां से सी की वैल्यू लिख सकते हैं एन ए बी इंटू आई अपॉन थीटा, तो लिख दो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा एन ए बी इंटू आई नॉट और थीटा की जगह π/2, तो ये हो जाएगा 2 आई नॉट अपॉन पाई इंटू एन ए बी। देखो ये टॉर्जनल कांस्टेंट की वैल्यू हो गई। ठीक है, नाउ सी पार्ट इसका अच्छा है। सी पार्ट में कह रहा है इफ अ चार्ज क्यू इज पास्ड
suddenly through the galvanometer, then what will be the maximum angle of deflection. ठीक है, अब ऐसे देखो जैसे टॉर्क को हम लोग लिखते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू एन ए बी इंटू आई. तो अगर हम इस आई को चार्ज के फॉर्म में लिखें, यानी कि डी क्यू बाई डी टी, और टाउ डी टी इधर ले आए, तो ये हो जाएगा एन ए बी इंटू डी क्यू. और अगर हम इसको इंटीग्रेट करें दोनों तरफ, तो क्या ऐसे बोल सकते हैं कि जो ये राइट हैंड साइड है, यानी कि एन ए बी इंटू क्यू, अब इसको इधर लेते हैं इंटीग्रल टाउ डी टी, तो क्या ये एंगुलर इंपल्स बनेगा? एंगुलर इंपल्स Yes, sir. ऐसे समझना, जैसे अगर कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है तो इट प्रोड्यूसेस टॉर्क, लेकिन अगर सडनली चार्ज क्यू फ्लो कर रहा है तो इट इज इक्वल टू एंगुलर इंपल्स, एंड एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर इंपल्स को क्या लिखेंगे? इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम. तो अगर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉइल है, तो सडनली अगर कोई चार्ज क्यू फ्लो कर गया उसमें से, तो उसको एक ओमेगा मिल जाएगा, इनिशियल ओमेगा मिल जाएगा. ये बताओ पहले, इतनी बात क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. Yes. अगर कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है तो इट प्रोड्यूसेस टॉर्क, बट अगर एक सडन चार्ज फ्लो कर रहा है तो दैट इज इक्वल टू एंगुलर इंपल्स, एंड एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम व्हिच कैन बी रिटन एज आई ओमेगा. ठीक है, तो यहां से हमें ओमेगा मिल जाएगा. ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी एन ए बी क्यू अपॉन कैपिटल आई. ठीक है, तो ये एक तरह से इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हो गई, किसकी? कॉइल की. अब ऐसे सोचो, कॉइल के पास इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हो गई, अब जब कॉइल घूमेगी तो क्या एंगुलर वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि स्पाइरल स्प्रिंग जो है वो ट्विस्ट होगा, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में ब्लॉक को वेलोसिटी देके छोड़ दो, तो एक पर्टिकुलर मैक्सिमम एक्सटेंशन के बाद वो ब्लॉक रुकेगा और वो सारी की सारी एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर हो जाएगी. तो अब हम इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, यानी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ सी थीटा स्क्वायर. ये बिल्कुल वैसे ही लिख दिया जैसे हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर के, वैसे ही हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हाफ सी थीटा स्क्वायर के. तो यहां से हमको थीटा निकालना था, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा अंडर रूट ऑफ आई बाई सी, रख दो. तो ओमेगा की वैल्यू है एन ए बी क्यू अपॉन आई, और आई बाई सी और रख दो अंदर. तो आई अपॉन सी करेंगे अगर, तो सी की वैल्यू निकाला हुआ है 2 आई नॉट एन ए बी और अपॉन पाई. तो इसको सॉल्व कर लो, निकल आएगा. ठीक है, सी पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना. क्लियर है कैसे किया है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आईआईटी में खैर ज्यादा बार नहीं आया, एक बार आया था 2005 में जो ये क्वेश्चन है, और एक बार आया था अभी रिसेंटली. ठीक है, देखो ये क्वेश्चन हो जाएगा, तुम कर लोगे, करो ट्राई. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन एक बार फिर से सभी लोग सुन लें जिनको डाउट है. एक्चुअली क्या हो रहा है, अगर कांस्टेंट करंट फ्लो करती है तो कांस्टेंट करंट फ्लो करती हुई टॉर्क प्रोड्यूस करेगी. ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मान लो कि किसी ब्लॉक पे तुमने फोर्स लगाया, अगर तुम कंटिन्यूअसली फोर्स लगा रहे हो तो इट विल प्रोड्यूस एक्सीलरेशन. बट अगर हम इसको सडनली एक पुश दे रहे हैं, सडनली पुश देने का मतलब है जैसे कैरम का स्ट्राइकर हम क्लिक करते हैं, तो वो एक इंपल्स की तरह काम करेगा. तो इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम करते हैं, तो उससे उसको वेलोसिटी मिलती है इंस्टेड ऑफ एक्सीलरेशन. तो वैसे ही यहाँ पे भी है, कंटिन्यूअसली करंट नहीं फ्लो कर रही है, सडनली चार्ज फ्लो कर रहा है, तो कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, आई को कर दिया डी क्यू बाई डी टी, इसके बाद क्यू की वैल्यू इंटीग्रल टाउ डी टी इसके बराबर आ रही है एन ए बी क्यू की वैल्यू. तो ये जो इंटीग्रल टाउ डी टी है इसको लिखते हैं हम लोग एंगुलर इंपल्स.
and from angular impulse momentum theorem we can write angular impulse is equal to change in angular momentum. यानी सडनली चार्ज जब फ्लो करेगा तो वो जो कॉइल है उसको एक ओमेगा मिल जाएगा, इनिशियल ओमेगा, और इस ओमेगा की वजह से वो जो स्पाइरल स्प्रिंग कनेक्टेड है वो ट्विस्ट होगी। तो जब तक वो ओमेगा जीरो नहीं हो जाता तब तक वो कॉइल घूमती रहेगी। तो जब वो ओमेगा जीरो होगा तब सारी की सारी एनर्जी स्पाइरल स्प्रिंग में स्टोर होगी। तो उसके लिए ये यूज कर लिया है कि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसको स्प्रिंग की एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है। तो हाफ के एक्स स्क्वायर की जगह हम लोगों ने हाफ सी थीटा स्क्वायर यूज किया है क्योंकि टॉर्जनल स्प्रिंग है, स्पाइरल स्प्रिंग है। देखो नेक्स्ट ट्राई करो। देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज 50 टर्न्स एंड ईच टर्न हैज एन एरिया, कैपिटल ए दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, टॉर्जनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग भी दिया हुआ है। नाउ व्हेन ए करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन अकर्स इफ द कॉइल रोटेट्स बाय 0.2 रेडियन। ठीक है, तो 0.2 रेडियन उसका एक तरह से फुल स्केल हो गया। तो इससे हमको करंट फुल स्केल मिल जाएगी ना। तो सबसे पहले हम इसमें यूज कर लेते हैं यूजिंग एन ए बी इंटू आई नॉट इज इक्वल टू सी थीटा नॉट। तो यहाँ थीटा नॉट की जगह हम लोग 0.2 रेडियन पुट करेंगे तो तुम्हें यहाँ से ये आई जी मिल जाएगा। इसको करंट वाले चैप्टर में हम लोग आई जी लिखते थे, क्यों भाई, है ना। और Yes, इसका रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल दिया हुआ है, दिस गैल्वेनोमीटर इज टू बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर ऑफ रेंज 1 एम्पियर। शंट रेजिस्टेंस बताना है कितना होना चाहिए, तो सीधा क्वेश्चन है। देखो तो शंट रेजिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला है आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। तो इसमें वैल्यूज रखोगे, आई जी जो तुमने कैलकुलेट की है, जी का वैल्यू हो गया 50 ओम, आई की जगह हो जाएगा आई की जगह 1 एम्पियर है। आई जी कितना आता है निकल के 0.1. 0.1 एम्पियर, तो ये 0.1 हो जाएगा। तो रखेंगे तो ये 50/9 ओम आ रहा है। इट कैन बी रिटन एज 5.56 ओम। ठीक है ना। ठीक है, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में इतना ही है और कुछ नहीं है। अब इसके बाद हम लोग क्या है कि एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो हम लोगों ने डिफाइन किया था, जिसको हम लोग NIA लिखते हैं, उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं क्योंकि वो रह गया है वहाँ पे। सिंपल केस में तो हमें मालूम है कि मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे डिफाइन करना है, सिंपली करंट इनटू एरिया ऑफ कॉइल लेना है। और डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है कॉइल के एक्सिस पे, वही म्यू का डायरेक्शन है। ठीक है ना। तो इसमें अलग से कर देते हैं, नोट करके लिखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यानी कि म्यू वेक्टर। सिंपल केस में तो मालूम ही है, और अलग से थोड़े अगर केस हैं तो क्या करना होगा। तो बेसिक डेफिनेशन तो इसमें लिख देते हैं। बेसिक डेफिनेशन तो यही है कि सीधे सीधे अगर इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है तो इसका जो म्यू वेक्टर होगा वो इधर की तरफ आएगा, एंड म्यू वेक्टर इज सिंपली NIA वेक्टर। ठीक है ना। डायरेक्शन कैन बी फाउंड यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। ठीक है। अगर इसमें मान लो कि कोई ऐसा केस है जिसमें वो जो कॉइल है अगर वो प्लेनर कॉइल नहीं है, ठीक है, सपोज ये एक कॉइल है जिसका कुछ पार्ट एक्स एक्सिस के अलोंग है, सपोज इधर हो गया ये एक्स एक्सिस, इधर हो गया ये वाई एक्सिस, और इधर हो गया ये जेड एक्सिस। ठीक है। और ये कॉइल है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है,
ठीक है, ये वाला साइड भी एल है, ये भी साइड एल है और ये भी एल है। तो इसका हमको म्यू वेक्टर कैलकुलेट करना है। म्यू वेक्टर हमको कैलकुलेट करना है। तो देखो म्यू वेक्टर का जो डेफिनेशन है वो सिंपली ये है कि करंट का एरिया, करंट इनटू एरिया। तो करंट इनटू एरिया अगर हम लोग करें, करंट की वैल्यू तो हमको पता ही है कि आई इसका करंट है, और एरिया भी हम लोग निकाल सकते हैं। बट क्या है ना, इसमें डायरेक्शन में बात फंस जाएगी। डायरेक्शन में फंस इसलिए जाएगी क्योंकि हम लोगों ने अभी तक डायरेक्शन जो डिफाइन किया है वो प्लेन के परपेंडिकुलर डिफाइन किया है, बट ये जो लूप है ये प्लेनर लूप है ही नहीं। तो अगर लूप प्लेनर नहीं है तो उस केस में क्या करना होगा, तो हमें क्या करना होगा, उस लूप को प्लेन में कन्वर्ट करना होगा। ऐसा हो सकता है कि एक नॉन प्लेनर लूप को हम मल्टीपल प्लेनर लूप्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, तो ये बस मेन बात ये है जो ध्यान रखने वाली है। वी कैन कन्वर्ट नॉन प्लेनर लूप इनटू मल्टीपल प्लेनर लूप्स, and then net dipole moment will be vector sum of individual dipole moments, तो जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं बता देता हूँ कैसे कर रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने लूप लिया था, तो इस लूप को अगर हमें कन्वर्ट करना है प्लेनर लूप्स में, तो ये जो बीच वाली साइड है इसको हम लोग एक तरह से रिपीट कर देंगे, ऐसे समझो, ठीक है। और रिपीट करके इसको हम दो प्लेनर लूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो ध्यान से। और ये जो बीच वाली साइड है इसको जब हमने रिपीट किया तो तुम ध्यान से देखो, क्या अल्टीमेटली कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हमने दो ब्रांचेस उसमें ऐड किए हैं तो उसमें से एक ब्रांच में करंट आई अंदर की तरफ जा रहा है और एक ब्रांच में करंट आई बाहर की तरफ आ रहा है। तो बीच में ये जो दो कंडक्टर हमने ऐड किए हैं इनके ऐड करने का कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ा। ये जो बीच में कोई कंडक्टर नहीं था, यहाँ दो कंडक्टर ऐड कर दिए। तो दो कंडक्टर ऐड करने से क्या हुआ कि एक प्लेन ध्यान से, एक लूप देखो ध्यान से, तो वाईजेड प्लेन में आ गया, और एक लूप ध्यान से देखो तो एक्स जेड प्लेन में आ गया। अब तुम दोनों का अलग अलग डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हो। जैसे वाईजेड प्लेन में जो है, वाईजेड प्लेन में जो डाइपोल मोमेंट है उसका डाइपोल मोमेंट सपोज μ1 इधर की तरफ आ जाएगा, और एक्स जेड प्लेन में जो है उसका डाइपोल मोमेंट देखो तो उसका डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ μ2 आ जाएगा। ये डायरेक्शन क्लियर है कैसे लिखा है, राइट हैंड पाम रूल से लिखा है। μ1 और μ2 का डायरेक्शन क्लियर है। अब μ1 μ2 की वैल्यू क्या लिखोगे, तो μ1 की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं करंट इनटू एरिया और डायरेक्शन लगा दो आई कैप। इसी तरह μ2 की वैल्यू करंट इनटू एरिया और इसमें जे कैप लगा दो। तो जो म्यू नेट होगा, म्यू नेट की वैल्यू ये बेसिकली आई एल स्क्वायर आई कैप प्लस जे कैप हो जाएगी। तो ये एग्जांपल हो गया, अगर नॉन प्लेनर लूप्स हैं तो उसको कन्वर्ट कैसे करना है। देख लो ध्यान से। We can convert non-planar loop into multiple planar loops, and then net dipole moment will be vector sum of individual dipole moments. और देख लो एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं इसी पे। सपोज इधर एक्स एक्सिस हो गया, इधर वाई एक्सिस हो गया और इधर जेड एक्सिस हो गया। तो लूप का एक वायर ये है, एक वायर ये है, ये लूप है। इस बार ये वाला पॉइंट है सपोज A 0 0,
ये वाला पॉइंट है 0 B 0 और ये वाला पॉइंट है 0 0 C। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, ये कोऑर्डिनेट बनेगा A 0 C। देखो, तो हमें इस लूप का डाइपोल मोमेंट पता करना है। μ1 का डायरेक्शन और μ2 का डायरेक्शन हम राइट हैंड पाम रूल से निकाल रहे हैं। ऐसे समझो कि वो जो स्क्वायर लूप है, उस स्क्वायर लूप मतलब इस डायरेक्शन में तुम फिंगर्स को कर्ल करो, इस डायरेक्शन में। देखो होना तो परपेंडिकुलर ही है, प्लेन के परपेंडिकुलर होना है। अब प्लेन के परपेंडिकुलर या तो इधर होना है या इधर होना है, इन दोनों में तुम्हें डिसाइड करना है किधर है। तो इन दोनों में डिसाइड करने के लिए फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में घुमाओ, तो करंट की डायरेक्शन में घुमाओगे तो राइट साइड में आएगा। ऐसे ही μ2 में फिंगर्स को अगर हम इधर इस डायरेक्शन घुमा रहे हैं तो ये इधर आ रहा है, इसमें इस डायरेक्शन में घुमाएंगे फिंगर्स को तो ऊपर आएगा। क्लियर है डायरेक्शन म्यू का? राइट हैंड थंब रूल ही लग रहा है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं वैसे ही म्यू निकाल रहे हैं। इस केस में अगर तुम देखोगे तो तुमको इसको कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस बार तुम्हें इसको 3 प्लेनर लूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों भाई? इस बार तुम्हें इसको 3 प्लेनर लूप्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो ठीक है ना, जिसमें से एक लूप ये हो जाएगा, ये वाला लूप जो है रेक्टेंगल बनेगा और बाकी दोनों लूप जो है वो ट्रायंगुलर बन रहे हैं। लेकिन ध्यान से चेक कर लेना कि जो हमने अलग से ऐड किए हैं वो सारे के सारे कंडक्टर नलीफाई हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, सारे कैंसिल हो जा रहे हैं, क्योंकि एक में करंट राइट में एक करंट लेफ्ट में। तो डायरेक्शन इन सभी के क्या बनेंगे, तो देखो अगर हम इसका डायरेक्शन लिखें तो इसका डायरेक्शन μ1 इधर की तरफ आएगा। फिर इसका डायरेक्शन लिखें अगर तो इसका डायरेक्शन μ2 ऊपर की तरफ आएगा। और इसका डायरेक्शन लिखें अगर तो इसका डायरेक्शन μ3 के कैप के अलॉन्ग आएगा। बताओ किसी भी डायरेक्शन में डाउट है तो, किसी की डायरेक्शन में डाउट है तो बताओ। राइट हैंड थंब रूल लगा रहे हैं, सीधे सीधे फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करोगे तो थंब का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा। बस तो तुम्हें यहाँ से μ1 की वैल्यू मिल जाएगी I इंटू BC/2 आई कैप, μ2 हो जाएगा I इंटू AC J कैप और μ3 हो जाएगा I इंटू AB/2 K कैप। तो म्यू नेट की वैल्यू हो जाएगी, म्यू नेट हो जाएगा, अब इसमें से I/2 ही कॉमन हो सकता है, तो ये हो जाएगा B इंटू C आई कैप प्लस 2AC J कैप एंड प्लस AB K कैप। कर लिया ना सभी ने? Yes. ठीक है, तो ये तो हो गया लूप अगर प्लेनर नहीं है तो। ठीक, एक केस और इसमें आता है, अगर जैसे कभी चार्ज पार्टिकल अगर रिवॉल्व हो रहा है, सपोज ये Q चार्ज है एंड दिस Q चार्ज इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस R, तो इसका भी म्यू बनेगा। यानी ये बिल्कुल वैसे ही हो गया इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट, शायद निकाला भी होगा कभी केमिस्ट्री में। बोर मॉडल में हो सकता है निकाला हो।
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते हो ना, तो जैसे Q चार्ज का इलेक्ट्रॉन है, Q चार्ज हो गया और वो ओमेगा से R रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है, तो इस सिस्टम का म्यू कैसे निकालोगे? तो देखो सबसे पहले हमें चाहिए कि करंट कितना है, एरिया तो दिख रहा है, एरिया इज पाई आर स्क्वायर। अगर Q चार्ज रिवॉल्व हो रहा है तो इक्विवेलेंट करंट का मतलब होगा, करंट कैसे निकालेंगे, तो देखो इक्विवेलेंट करंट का मतलब होगा चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल चार्ज को टाइम पीरियड से डिवाइड कर दो, मतलब Q चार्ज क्रॉस हो रहा है कितने टाइम में क्रॉस हो रहा है, तो ऐसे बोल सकते हैं एवरी कैपिटल T टाइम में Q चार्ज क्रॉस हो रहा है, तो एवरेज करंट की वैल्यू हो जाएगी Q बाई टी। तो यहां से Q और T की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी Q ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो ये करंट हो गया। तो म्यू को लिखेंगे हम लोग I इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा Q ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। देखो क्लियर है या नहीं, Q ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। इसी तरह से अगर सपोज अगर हमारे पास एक आर रेडियस का नॉन कंडक्टिंग रिंग है और इस नॉन कंडक्टिंग रिंग के ऊपर Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये पूरा का पूरा रिंग अगर ओमेगा से रोटेट हो रहा है तो इसका म्यू निकालो कितना आएगा। सेम आएगा, लास्ट वाले के इक्वल। सेम ही आएगा, क्यों सेम आएगा? इक्विवेलेंट करंट सेम है और एरिया भी वही है। भी सेम आ रहा है और एरिया भी सेम है, तो ये भी Q ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट सपोज मान लेते हैं कि नॉन कंडक्टिंग डिस्क है, Q चार्ज R रेडियस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिस इज नॉन कंडक्टिंग disk and this disk is revolving with omega, disk is revolving with omega, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल चार्ज Q है। इसमें भी सेम होगा? नहीं इसमें सेम नहीं होगा, क्योंकि एरिया अलग अलग आएगा ना, चार्ज भी अलग अलग होगा, रिंग अलग अलग बनेंगे। एलिमेंट लेके निकालना पड़ेगा, निकालो। देखो इस केस में निकालने का प्रॉपर तरीका तो ऐसे ही है कि हम लोग एक एलिमेंट लेंगे, ठीक है, एलिमेंट हम लोग एक रिंग कंसीडर कर सकते हैं, डिफरेंशियल रिंग, आर रेडियस और डी आर थिकनेस, ठीक है, और इस रिंग का म्यू हमको मालूम है कितना होगा, और रिंग का म्यू निकाल के पूरे डिस्क के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। तो रिंग का पहले हमें डी क्यू चाहिए होगा, तो डी क्यू निकालने के लिए हम लोग क्यू अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर और इस रिंग के एरिया से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो रिंग का डी क्यू हो गया, और इस डी क्यू की वजह से जो डी म्यू होगा तो रिंग वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो रिंग का फॉर्मूला है डी क्यू इंटू ओमेगा इंटू आर स्क्वायर बाई 2, और इसको रख के इंटीग्रेट करो। तो जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो ये आना चाहिए, करके देख लो, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 4 आना चाहिए। Yes. आ रहा है? Yes. Yes, sir. ठीक है। अच्छा अब एक खास बात है, खास बात ये है कि जो म्यू है वो एक हमारी पहले एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ रखी है, उससे काफी कुछ मैच करता है, जिसकी वजह से क्या है कि एक इसको कैलकुलेट करने का छोटा तरीका आ जाएगा और उसको हम प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। इनफैक्ट वो नोट कर लो क्या है प्रॉपर्टी। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि इफ
mass distribution, if mass distribution and charge distribution is identical, then ratio of magnetic dipole moment, and angular momentum is a universal constant, या constant लिखो सिर्फ, is a constant which is equal to q upon 2m। मतलब म्यू और एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो है ये हमेशा q बाई 2m के इक्वल होगा, प्रोवाइडेड मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्क के लिए निकालते हैं, तो अगर कोई डिस्क है, m मास का है, r रेडियस का है, तो डिस्क अगर अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है तो उस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखते हैं, तो उस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे उसके एक्सिस के अबाउट mr²/2। तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा, तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हो जाएगी mr²ω/2। अब अगर जैसा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वैसे ही अगर चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो हम लोग लिख सकते हैं कि म्यू अपॉन एल जो होगा वो q/2m होगा। तो यहाँ से म्यू निकाल सकते हैं, तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी q/2m और इंटू इसका l, तो l है mr²ω/2, तो तुम देखोगे वही आ जाएगा q⍵r²/4। तो ऐसा सिर्फ डिस्क के साथ नहीं है, ऐसा कोई भी बॉडी हो, सॉलिड स्फीयर हो, कोन हो, हॉलो स्फीयर हो, सिलेंडर हो, रॉड हो, सभी के लिए ट्रू है। तो क्या है कि हमको ये इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा हर बार अगर हम ये छोटी सी बात याद रखते हैं तो, क्योंकि हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो याद है ही ना हर बॉडी का। बट ध्यान ये जरूर रखना कि मास डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो एक जैसा होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो क्वेश्चन में दिया तो डिस्क हो बट उस डिस्क के ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो वो नॉन यूनिफॉर्म हो, तो फिर तुम्हें इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें याद है वो सिर्फ यूनिफॉर्म डिस्क का याद है। क्लियर है? तो और किसी का मैं नहीं Yes, निकलवा रहा हूँ, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सिलेंडर, रॉड कैलकुलेट कर लोगे। ऐसा भी एक केस हो सकता है कि सपोज एक रॉड है, ठीक है, और ये रॉड अपने मिड पॉइंट से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट घूम रही है। लेकिन अब इस रॉड में क्या है, इस रॉड में आधे रॉड पे सपोज प्लस क्यू है और बाकी आधे रॉड पे सपोज माइनस क्यू है, तो इसका म्यू क्या बनेगा, आधे रॉड पे प्लस क्यू है और आधे रॉड पे माइनस क्यू है, एल लेंथ का रॉड है ये, तो इसका डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, अच्छा ये बताओ कि व्हाट इज नेट चार्ज फ्लोन इन वन टाइम पीरियड, व्हाट इज नेट चार्ज फ्लोन इन वन टाइम पीरियड, मतलब एक पूरे रिवॉल्यूशन में 2 पाई के रिवॉल्यूशन में ऐसे बोल सकते हैं कि जितना चार्ज पॉजिटिव फ्लो कर रहा है उतना ही नेगेटिव भी फ्लो कर रहा है, क्यों? तो Yes, इस sir. Yes. Yes. इक्विवेलेंट करंट जीरो हो जाएगा, इस केस में इक्विवेलेंट करंट जीरो हो जाएगा और इक्विवेलेंट करंट जीरो होने की वजह से म्यू भी जीरो होगा। तो ऐसे केसेस के लिए थोड़ा ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव सेम रेडियस में सेम ओमेगा से घूम रहे हैं तो फिर नेट करंट जीरो हो जाएगा, करंट जीरो तो म्यू भी जीरो।
ठीक है, यहीं पे थोड़ा सा देख लेते हैं बार मैग्नेट के बारे में। बार मैग्नेट खैर सभी ने देख तो रखा ही होगा, ठीक है। बार मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल हो गया और एक साउथ पोल हो गया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक खास बात ये कि बार मैग्नेट की जो लेंथ है, फेस टू फेस लेंथ, इस लेंथ को हम लोग बोलते हैं, दिस लेंथ इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक लेंथ, ठीक है। अब बार मैग्नेट, हमको ये तो मालूम है कि बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल से सारी फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी और साउथ पोल पे फील्ड लाइन सारी एंटर होंगी। लेकिन मैग्नेट के अंदर भी फील्ड लाइंस होती हैं। मैग्नेट के अंदर जो फील्ड लाइंस होंगी वो साउथ पोल से लेके नॉर्थ पोल की तरफ होंगी, क्योंकि फील्ड लाइन तो हमेशा पूरा लूप बनाएगी। जो भी फील्ड लाइन होंगी वो हमेशा पूरे लूप के फॉर्म में होंगी। तो सेंटर वाली लाइन जरूर तुमको इस तरह से नजर आ रही होगी, लेकिन बाकी सारी लाइन जो है वो घूम रही होंगी और मैग्नेट के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। तो मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होंगी। मैग्नेट के बाहर जो फील्ड लाइन है वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होंगी, साउथ पे खत्म होंगी। लेकिन मैग्नेट के अंदर जो फील्ड लाइन होंगी वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होंगी, क्योंकि पूरी की पूरी फील्ड लाइन हमेशा क्लोज लूप के फॉर्म में होगी। इसके बाद एक जो छोटी छोटी बातें वो तुमने पहले भी पढ़ी होंगी, जैसे कभी बोलते हैं कि बार मैग्नेट को हम कभी भी इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग नहीं कर सकते हैं। क्यों भाई? अगर हम इसको कट कर दें तो इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग अलग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे ही तुम कट करोगे तो एक साउथ यहां बन जाएगा, एक नॉर्थ यहां बन जाएगा, तो वो एक मैग्नेट बल्कि दो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। बट इसका नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल अलग अलग नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस केस में, मैग्नेटिज्म के केस में बोलते हैं कि मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। हाँ, इस मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट डिफाइन होता है, और इसका जो डाइपोल मोमेंट डिफाइन होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू इज डिफाइंड एज, दिस इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ जिसको हम लोग m से डिनोट करते हैं, इनटू मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ को हम लोग 2L बोल सकते हैं। नाउ व्हाट इज मैग्नेटिक लेंथ? अब देखो, ये जो फॉर्मूला डिफाइन है ना, ये फॉर्मूला डिफाइन है जिससे कि इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से कंपेयर कर पाए। तो मैं याद होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग लिखते थे P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। याद है ना? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को लिखते थे Q इंटू 2L। तो उसी तरह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बार मैग्नेट के लिए डिफाइन कर रहे हैं पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक डाइपोल। क्योंकि जो ये फील्ड लाइन है भाई, देखो फील्ड लाइन अंदर क्या है उससे मतलब नहीं है, बट जो बाहर की फील्ड लाइन है, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये फील्ड लाइन बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि माइनस क्यू और प्लस क्यू की वजह से होती है। प्लस क्यू से निकलती है फील्ड लाइन, माइनस क्यू पे एंटर होती है। तो अगर हम फील्ड वाइज चलें तो फील्ड वाइज बाहर की तरफ फील्ड बिल्कुल सेम है, बाहर के फील्ड में कोई भी चेंज नहीं है। हाँ, ये बात है कि यहाँ पे मैग्नेटिज्म के केस में प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसीलिए ये लाइन लिखी हुई है कि मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। बट क्या किया गया है कि कैलकुलेशन के लिए, मैथमेटिकली कुछ सिचुएशन से आसान बनाने के लिए हमने मान लिया है कि मान लेते हैं कि मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते हैं तो इस n को बोलते हैं प्लस m और इस s को बोलते हैं माइनस m, और ये जो m है, दिस m इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। ठीक है ना? मतलब मोनोपोल्स एग्जिस्ट एक्चुअली प्रैक्टिकली नहीं कर रहे हैं, बट ये कि मैथमेटिकली हम लोग क्वेश्चंस में थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, इस n को हम लोग प्लस m बोल देते हैं, ये प्लस m मैग्नेट हो गया, और s को बोल देते हैं माइनस m मैग्नेट, जिसमें m क्या कहलाता है, m को बोलते हैं, m इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो पोल स्ट्रेंथ क्लियर है। नाउ व्हाट इज मैग्नेटिक लेंथ? तो मैग्नेटिक लेंथ क्या होगा कि ये जो मैग्नेट मैंने बनाया हुआ है इसको हम लोग माइनस m और प्लस m से अगर रिप्लेस करें और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जैसे ये 2L दिखाएंगे,
तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। और मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ में प्रैक्टिकली थोड़ा डिफरेंस होता है, इसलिए मैंने दोनों अलग अलग लिखी हुई हैं। बट ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में एक ही लेंथ मेंशन हो तो तुम्हें सेम वही लेंथ लेनी है, ज्योमेट्रिक लेंथ विल बी सेम एज मैग्नेटिक लेंथ। बट प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो मैग्नेटिक लेंथ होती है वो ज्योमेट्रिक लेंथ से थोड़ा छोटी रहती है। मैग्नेटिक लेंथ इज स्लाइटली लेस देन ज्योमेट्रिक लेंथ, बल्कि क्या है इसका रेशियो भी है, इट इज अराउंड 84%, यानी 0.84 लिख लो। बट ये डेटा कुछ ऐसा नहीं यूज नहीं करना है, कहीं दिया होगा अगर यूज करने को बोलेगा तो। 0.84 टाइम्स ज्योमेट्रिक लेंथ, मतलब ज्योमेट्रिकली वो बार मैग्नेट जितना लंबा है उसकी मैग्नेटिक लेंथ थोड़ी कम रहेगी। ठीक है, और अब हमने क्या किया है कि इस बार मैग्नेट को हमने डाइपोल की तरह बना दिया, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल था वैसे ये मैग्नेटिक डाइपोल हो गया। ठीक है, चलो अभी इतना ही छोड़ दो, बाकी फिर कराएंगे। चलो, फिर उसकी लेंथ कम क्यों होती है? एक्चुअली क्या है ना कि ये जो फील्ड लाइन मैंने बनाई है ना, ये फील्ड लाइन जैसे यहाँ से निकाली है, वो प्रैक्टिकली यहाँ से नहीं निकलती, वो क्या होता है कि अंदर से ही बाहर निकलने लगती हैं। मतलब एक्चुअली जो टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट इस फेस के बाद नहीं है, इस फेस के पहले ही ये थोड़ा सा टर्न होने लगती हैं प्रैक्टिकली। जिस वजह से बोल सकते हैं कि अगर हम मैग्नेट के अंदर एक पॉइंट बनाए जहां पे वो कॉन्सेंट्रेटेड है, तो वो पॉइंट थोड़ा फेस से अंदर की तरफ आता है दोनों तरफ से, तो दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा अंदर होता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा लेंथ कम हो जाती है। हालांकि वो जो लेंथ है वो निग्लिजिबल होती है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस में निग्लेक्ट कर भी देते हैं, अलग अलग बोलते भी नहीं है लोग, ज्योमेट्रिक और मैग्नेटिक अलग अलग है। बट क्योंकि प्रैक्टिकली होती है तो इसलिए मैंने बता दी है। अगर क्वेश्चन में तुम्हें एक ही लेंथ मेंशन है तो तुम्हें एक ही लेंथ लेके चलनी है, वही ज्योमेट्रिक है वही मैग्नेटिक है। यस सर, समझ गया। ठीक है ना। एम मैंने डिफाइन किया है पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ इसका फिजिकल क्वांटिटी मतलब प्रॉपर नेम है। हाँ, समझने के लिए बोल सकते हैं कि ऐसे बोल सकते हैं ये पॉजिटिव एम मैग्नेट हो गया और ये नेगेटिव एम मैग्नेट हो गया। अगर मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते तो एक प्लस एम होता और एक माइनस एम होता। ठीक है, अभी फिर यूज करेंगे फिर नेक्स्ट टर्न पे इसको।